अध्याय 19। चाहे सम्राट हाय हुआ पैलेस में क्यों आए, ट्रांग लेक येन अभी भी हमेशा की तरह साफ सुथरी थी। मेकअप लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। बाल नरम और चिकने होने चाहिए। पोशाक ढीली और आरामदायक होनी चाहिए। आखिरकार सम्राट रात में उपपत्नी के घर कंबल के नीचे बातचीत करने या राक्षस से लड़ाई का नाटक करने के लिए आया था, दूसरों को अपने गहने उतारते और अपना चेहरा धोते देखने के लिए नहीं। सम्राट को आकर्षक दिखाना कुछ ऐसा था जो दिन के दौरान किया जाना चाहिए और रात उन चीजों को करने के लिए अधिक उपयुक्त थी जो रात में की जानी चाहिए। फेंग जिन शिहे पैलेस पहुंचे और झुआंग लोयान को दरवाजे पर इंतजार करते देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुए। वह पालकी से उतरा और उसे उठाने में मदद की। अब मार्च का ठंडा मौसम है। मेरी प्यारी उपपत्नी को खुद की सुरक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए। मैंने बहुत गर्म कपड़े पहने हैं। महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रांग लेक येन ने अपने दूसरे हाथ से अपने हाथ में उलझे हुए हाथ को रगड़ते हुए कहा, लेकिन महाराज, आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? मैंने महाराज के लिए गर्म सूप तैयार किया है, कृपया थोड़ा गर्म कर लें। फोंग कैन के दूसरे हाथ ने ट्रांग लेक येन के हाथ को धीरे से थपथपाया। ज्यादा चिंता मत करो, मुझे बस थोड़ी हवा लग गई थी। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह ट्रांग लेक येन को अंदर ले गया। हाय हुआ महल में कोई धूप बत्ती नहीं थी, केवल हरी घास की हल्की सुगंध थी। यह भी ट्रांग लेक येन की एक खासियत थी। हर बार जब वह इस जगह पर आता है तो वह हमेशा बहुत सहज और स्वाभाविक महसूस करता है। उदाहरण के लिए, जून में आड़ू की खुशबू होती है, जुलाई में कमल की खुशबू होती है, जनवरी में पुदीने की खुशबू होती है। संक्षेप में, यह हमेशा लोगों को तरोताजा महसूस कराता है। इसलिए पिछली गर्मियों में वह भी ट्रांग लेक येन के घर जाना सबसे ज्यादा पसंद करता था। गर्मी और उमस भरे दिनों के बीच भले ही कमरे में कूलिंग पैड थे, लेकिन कोई भी अन्य तेज गंध को सूंघना पसंद नहीं करता था। सम्राट के सामने मूंगफली और कोइक्स के बीजों के साथ उबले हुए तारो सूप का कटोरा लेकर ट्रांग लेक येन मुस्कुराया और कहा, महाराज, यह वही सूप है जिसे मैंने रसोई में उबालने के लिए कहा था। कृपया इसे आजमाएं। जेड ग्रीन पोर्सिलेन के कटोरे से गर्मागर्म सुगंधित सूप की भाप ने फोंग कैन को भूखा कर दिया, जो अभी अभी ठंडी वसंत हवा से यहाँ आया था। उसने ट्रांग लेक येन के हाथ में चांदी का चम्मच लिया और चखने के लिए थोड़ा सा उठाया। सूप की गर्माहट उसके दिल की गहराई तक पहुंच गई थी। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मैंने पहले कभी इस तरह का सूप नहीं चखा है। ऐसा लगता है कि आपकी रसोई काफी सक्षम है। फोंग कैन ने कटोरा नीचे रखने से पहले कुछ और घूंट पिया। अपना मुंह धोने के बाद उसने ट्रांग लेक येन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब से अगर मुझे स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना है तो मुझे अपनी प्यारी उपपत्नी के घर जाना होगा। अगर महाराज को यह पसंद आए तो आप उस रसोइये को रसोई में भेज सकते हैं। ट्रांग लेक येन गर्व से मुस्कुराया, लेकिन यह व्यंजन मैंने शेफ को सिखाया है। अगर मैं भविष्य में किसी और व्यंजन के बारे में सोचता हूँ तो मैं किसी से शेफ को यह व्यंजन बनाना सिखाने के लिए कहूँगा ताकि महामहिम इसे आजमा सकें। अगर यह सब तुम्हें ही सूझा तो मुझे उस शेफ की और क्या जरूरत थी? तुम ही काफी हो। फोंग कैन मुस्कुराया। ट्रांग लेक येन का चेहरा थोड़ा हिल गया। वह खड़ा हो गया, एक हाथ से उसकी कमर को सहलाते हुए, बहुत देर हो गई है मेरी रखेल, चलो आराम करते हैं। यह सुनकर सेवारत महल परिचारक ने तुरंत आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया, जिससे सम्राट और लेडी झाओ को कुछ निजी स्थान मिल गया। मोटे पर्दे के बाहर काओ दे झोंग और कई किन्नर और नौकरानियां चुपचाप उपस्थित थे। उसके सामने हाय हुआ पैलेस की 2 वरिष्ठ महल नौकरानियां थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी मैंने देखा कि लेडी झाओ के हाथों पर कुछ लाल निशान थे। क्या लेडी झाओ खुद सम्राट के लिए सूप बनाने रसोई में गई थीं?
यह मामला थिना ट्रुक थोड़ा उलझन में था। यूनुच काओ, महारानी ने पहले ही हमें निर्देश दे दिया है। हम नौकरों को बहुत ज्यादा कहने की अनुमति नहीं है। कृपया हमारे लिए चीजों को मुश्किल न बनाएं। मैं और तुम दोनों मालिक के नौकर हैं, यह मैं समझता हूँ। काओ डुक ट्रुंग ने आह भरते हुए कहा, महामहिम आपके हृदय की बात समझेंगे। अंत में उसे समझ में आया कि यह चिएउ हिएन दुंग अवश्य ही सम्राट से सच्चा प्रेम करती होगी, अन्यथा वह उसके सामने प्रकट किए बिना गुप्त रूप से ऐसा क्यों करती। यह सुनकर वान टिच ने सिर झुकाकर कहा, हिजड़े को सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कृपया सम्राट को इस बारे में मत बताना। हम सेवक आपको अग्रिम धन्यवाद देते हैं। दूसरे स्वामी सम्राट के सामने दिखावा करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, लेकिन यह गुणी च्यूडोंग इसके विपरीत थी। सम्राट को अपनी सच्ची भावनाओं को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। काओ डुक ट्रुंग ने वैन टिच के चेहरे पर उदास भाव देखा और सहमति में सिर हिलाया। वह यह कहने की पहल नहीं करेगा, और चाहे सम्राट पूछे या नहीं, यह अब उसकी समस्या नहीं थी। यह देखकर कि सम्राट हाल ही में अक्सर हरम में आ रहा था, ट्रांग लेक येन ने सोचा कि वह बस कंबल के नीचे उससे बात करने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति की रुचि इतनी अधिक होगी। कुछ देर तक प्यार करने के बाद ट्रांग लेक येन ने अपने काले बालों को नीचे कर दिया और सम्राट की छाती से सटकर बैठ गई। खुद से सोच रही थी, मुझे आश्चर्य है कि क्या सम्राट को आज रात भूत द्वारा प्रेतवाधित होने का कोई बुरा सपना आएगा। मालिक, बहुत देर हो गई है, जल्दी सो जाइए। थान ही ने निनक्वी नहान के कंधों को एक लबादे से ढक दिया, यह देखकर कि निनक्वी नहान अभी भी सम्राट द्वारा उसे दिए गए सितार को सहला रही थी। आज सम्राट ही हुआ पैलेस जा रहे हैं, वे यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। यह सही है, वह सम्राट है, इस महल की सभी महिलाओं का सम्राट, सिर्फ मेरा ही नहीं। कुलीन महिला निन्ह कड़वी मुस्कान के साथ खड़ी हुई और खिड़की के पास चली गई। ही हुआ महल की ओर देखते हुए, महल में प्रवेश करना मेरी इच्छा नहीं थी। सम्राट के प्यार और अनुग्रह ने मुझे भुला दिया, यह स्थान हरम है। मास्टर, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सम्राट आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। प्रतिभाशाली लेडी हुआ और प्रतिभाशाली लेडी ढीम, जो आपके साथ महल में प्रवेश करती हैं, उन्हें कभी भी अनुग्रह नहीं मिला। थान ही ने अपना सिक्का एक तरफ रख दिया। जब से मालिक महल में आए हैं, सम्राट अक्सर यहाँ आते रहे हैं और पुरस्कार देना बंद नहीं किया है। तब से रखैले उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। महाराज हमेशा यहाँ कैसे आते रहेंगे? आपको मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। कुलीन महिला निन्ह ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हरम में बहुत सारी रखैले हैं। सम्राट कहाँ जाना चाहता है यह उसका अपना मामला है। इसके अलावा लेडी झाओ पहले से ही पसंदीदा है। सम्राट का उसके पास जाना सामान्य बात है। शाही बगीचे में एक साथ बैठकर बातें करते समय को याद करते हुए लेडी निन्ह ने दूसरी ओर देखा। अब वह हाय हुआ महल की ओर नहीं देख रही थी। हालांकि चियू हिएन डोंग बहुत प्रतिभाशाली नहीं थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व सौम्य था और सम्राट उसे थोड़ा लाड प्यार करना चाहता था। सुबह फोंग कैन जाग गई और उसने ट्रांग लेक येन के साथ नाश्ता किया। यह वास्तव में एक दुर्लभ अवसर था। ट्रांग लेक येन ने मोती चावल दलिया का एक कटोरा पकड़ा और कहा, सुबह जल्दी उठना वास्तव में शांतिपूर्ण है। वह बहुत आलसी है। उसे स्वस्थ रहने के लिए सुबह जल्दी उठकर टहलना चाहिए था। फोंग कैन ने स्पंज केक का एक टुकड़ा उठाया और उसे ट्रांग लेक येन के कटोरे में डाल दिया। पूरा दिन महल में मत रहो, बाहर जाओ और थोड़ा आराम करने के लिए घूमो। मैं जा रहा हूँ। ट्रांग लेक येन ने अपने आलस्य को सही ठहराने की कोशिश की। कल मैं शाही फूलों के बगीचे में शाही उपपत्नी निन्ह और शाही कुलीन महिला निन्ह से मिली। शाही उपपत्नी निन्ह ने जो गुलाब चित्रित किया था वह वास्तव में सुंदर था।
हरम में कोई भी शाही उपपत्नी निंग, कुलीन महिला निंग की चित्रकला प्रतिभा से मेल नहीं खा सकता। फोंग कैन ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि कुलीन महिला निंग का उपनाम निंग है, यह कुछ हद तक शाही उपपत्नी निंग के शीर्षक के समान है। मेरी वसीयत को आगे बढ़ाएं। हालांकि शाही उपपत्नी निंग सान्हेडू का उपनाम निंग है, क्योंकि शाही उपपत्नी निंग ने इस शब्द को अपने शीर्षक के रूप में इस्तेमाल किया था। मैं विशेष रूप से शाही उपपत्नी निंग सान्हेडू को कियान की उपाधि प्रदान करूंगा। कियान, जिसका अर्थ है सुंदर। कियान, यह शीर्षक सतही और सारहीन लगता है ना? ट्रांग लेक-येन मुस्कुराया। महाराज ने अभी यही कहा, मुझे भी इसे पढ़ना मुश्किल लगा, इसलिए मैंने शीर्षक बदल दिया ताकि इसे पहचानना आसान हो सके। कुछ ही समय बाद सम्राट का यह मौखिक आदेश पूरे हरम में जारी कर दिया गया। एक पल में सभी को सम्राट के निन्हथी के प्रति रवैये के बारे में उलझन होने लगी। क्या यह पक्षपात था या उदासीनता? यह कहते हुए कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, सम्राट ने निन्हथी के कार्ड को बार बार उलट पलट कर देखा। इस विषय पर बोलते हुए उन्होंने इस शीर्षक थियन को पुरस्कृत करने के लिए इस कारण का उपयोग क्यों किया कि निन्ह परिवार का नाम निन्हफी के शीर्षक को छूता है। कुलीन को नपुंसक बना दोगे? सम्राट की इच्छा सुनने के बाद महारानी ने थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से कहा, दक्षिणी टॉवर में चंद्रमा और हवा नहीं बदलते हैं। अलगाव का दोहक और घृणा व्यक्त करना कठिन है। ऊंची मीनार बांसुरी वादक से खाली है। रात में मैं लेट जाती हूँ और बेर के फूलों को गिरते हुए सुनती हूँ। पहाड़ों और नदियों से नाराज हूँ। इस स्थिति में मूल पाठ थिएन थुए का अर्थ है कोई भी बांसुरी नहीं बजाता। उत्तरी सांग विद्वान इन क्या दाओ की कविता गो माई नहान से उद्धृत। कितना अच्छा शीर्षक है, लेकिन यह कुलीन महिला थिएन ठीक है। सम्राट को उसका शीर्षक बदलने की याद क्यों आई? डीएम थुई ने झिझकते हुए पूछा, महाराज, कल रात सम्राट ही हुआ पैलेस में रुके थे। क्या यह मामला चियूहियन डोंग से संबंधित है? चाहे कोई रिश्ता हो या न हो, महामहिम ने यह आदेश जारी किया है। हमें बस एक दूसरे को संबोधित करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। रानी के होठों की मुस्कान नहीं बदली, उसकी आंखें ठंडी हो गई थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह ट्रांग लेक-येन ने किया था या नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां सम्राट निन्हथी को इतना पसंद करता था और अभी भी उसे याद कर सकता था, यह देखने के लिए पर्याप्त था कि सम्राट के दिल में ट्रांग लेक-येन की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण थी। हालांकि अगर सम्राट ने उसे शाही कुलीन पत्नी शू से ज्यादा तरजीह दी, तो यह बुरी बात नहीं होगी। कम से कम यह सुरुइजी की तरह षड्यंत्रकारी नहीं थी। निन्ह सान डू को इसका मतलब समझ में आ गया और वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या उसने शाही कुलीन पत्नी निन्ह की उपाधि को छुआ था? वह अभी अभी महल में आई हैं, उनके पास कोई उपाधि नहीं है। उपाधि के स्थान पर वह अपना उपनाम प्रयोग करती हैं, क्या इसे उल्लंघन माना जाएगा? मास्टर थान ही ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा। कोई बात नहीं, निन्ह सान डू ने अपनी आंखें नीची कर ली। महल में उपाधि होना भी एक उपकार है ना? केवल यह उपाधि इतनी भद्दी थी कि इसने हिजड़ा शब्द को हास्यास्पद बना दिया। महल में सभी रखैलें ट्रांग लेक-येन के तरीकों की प्रशंसा करती थीं। एक ऐसा इशारा जो निन्हफी को खुश कर सकता था और निन्हथी को एक पूर्वव्यापी झटका दे सकता था, जो अभी अभी महल में दाखिल हुई थी। जब हर कोई ट्रांग लेक-येन के लिए सम्राट के पक्ष की प्रशंसा कर रहा था, तब हरम में एक और घटना घटी। लेडी डिएप की मृत्यु तिन्हथू कैट के पीछे सूखे कुएं में हो गई। लेकिन यह उथला कुआं इतना ऊंचा नहीं था कि कोई व्यक्ति इसमें गिरकर मर जाए, इसलिए सम्राट नाराज हो गए और उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए। महाराज, महामहिम,
इस नौकर को लेडी डीप के कपड़ों के नीचे कुछ मिला। शायद लेडी डीप ने उस पल का फायदा उठाया जब हत्यारा ध्यान नहीं दे रहा था और उसने हमारे लिए कुछ सबूत छोड़ दिए। सेंट्रल पैलेस के नपुंसक ने फटे कपड़े का एक टुकड़ा पेश किया। रानी ने ट्रे को देखा और पाया कि कपड़े पर एक मोर की पूंछ का एक कोना चित्रित किया गया था। यह संभावना थी कि लेडी डिप ने जल्दबाजी में एक छोटा सा टुकड़ा छीन लिया और उसे अपनी शर्ट में छिपा लिया। फोंग कैन, जो रानी के साथ चाय का आनंद ले रहा था, ने भी ट्रे को देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। महाराज, इस सेवक ने देखा है कि इस मोर की पूंछ कुछ उस मोर पतंग जैसी लग रही है जिसे लेडी झाओ ने कुछ दिन पहले बनाया था। हुआन गोक ने भौहें सिकोड़ी और फिर से देखा। मैंने शायद गलत देखा होगा। चाहे जो भी हो, इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। महारानी ने सम्राट की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। महाराज, यह देखिए। वह जानती थी कि ट्रांग लेक येन पर कृपा थी, और उस दिन जब उन्होंने पतंग उड़ाई, सम्राट और चिएउ हिएन डुंग एक साथ थे। इसलिए जब सम्राट ने बात की, तभी उसे ट्रांग लेक येन से पूछने के लिए किसी को भेजने का भरोसा हुआ। यदि इस मामले में चिएउ हिएन डुंग पर संदेह है, तो चिएउ हिएन डुंग को पूछताछ के लिए बुलाओ। फोंग कैन ने अपना चाय का कप नीचे रख दिया। मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ। यह सुनकर रानी ने प्रभारी हिजड़े को संकेत देने के लिए सिर हिलाया, जो चुपचाप चला गया। फोंग कैन ने ठंडे दिमाग से थान हुआ चीनी मिट्टी के बर्तन चाय के प्याले को देखा। उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से उस व्यक्ति से अलग थी जिसने अभी अभी पाया हो कि उसकी पसंदीदा उपपत्नी में से एक दूसरी उपपत्नी की हत्यारी है। ट्रांग लेक येन शाही उपपत्नी के टॉवर में खुद को दफना रही थी, आधी नींद में। अचानक उसने वैन तिच को घबराकर उसे पुकारते हुए सुना। उसने अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ? महारानी, रानी का खोजी आ गया है। उसने कहा कि नोबल लेडी डीप अभी अभी गई हैं और कुछ सवाल पूछने के लिए किसी को बुलाना चाहती है। वैन टीच ट्रांग लेक येन के लिए कढ़ाई वाले जूते पहनने के लिए आगे बढ़ा। मैंने प्रभारी नपुंसक से सुना है कि सम्राट भी इस समय कैना ओंग महल में है। लेडी डीप का निधन हो गया। उसे फोन करके पूछें। ट्रांग लेक येन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसके हाथ की हरकतें बंद नहीं हुईं। उसने वान टिच को रोक दिया जो उसके लिए कुछ करने वाला था। चलो ऐसे ही चलते हैं। युनशी ने ट्रांग लेक येन की मोतियों वाली तितली कढ़ाई वाली पोशाक को देखा जिसे उसने कई बार पहना था। हालांकि उसके बाल खूबसूरती से क्रॉस लिली स्टाइल में बंधे हुए थे, उसने केवल सोने की तितलियों के साथ एक जेड हेयरपिन और एक सोने की तितली हेयरपिन पहनी थी, जो थोड़ी बहुत सादी और सरल लग रही थी। बाहरी कमरे में जाकर ट्रांग लेक येन ने देखा कि महारानी के मामलों के प्रभारी हिजड़े अभी भी इंतजार कर रहे थे। वह जानती थी कि इस मामले में उसके शामिल होने की संभावना है। आपका सेवक पुण्यवान एवं सदाचारी लेडी चियू को नमस्कार करता है। प्रभारी नपुंसक ने देखा कि उसकी पोशाक बहुत साधारण थी और उसे पता चल गया कि वह जल्दी में बिना खुद को साफ किए ही चली गई थी। रानी ने लेडी झाओक्सियन को कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए जिंगयांग पैलेस में आमंत्रित किया है। कृपया जल्दी आए। हालांकि प्रभारी नपुंसक ने बहुत विनम्रता से बात की, फिर भी उसके शब्दों में तत्परता का भाव था। ट्रांग लेक येन ने उससे पूछने की जहमत नहीं उठाई कि मामला क्या है, और केवल पालकी पर चढ़ गया और सीधे कैना उंग पैलेस चला गया। कैना उंग पैलेस में सम्राट और महारानी एक दूसरे के बगल में बैठे थे। महारानी कभी कभी चुपके से सम्राट की अभिव्यक्ति को देखती थी, यह देखकर कि वह अभी भी पहले की तरह शांत था। चियू हिएन डुंग की जांच करने का कोई इरादा नहीं था। किसी कारण से महारानी को अचानक चियू हिएन डुंग पर दया आ गई। ऐसे कई लोग थे जिन्हें सम्राट का पक्ष प्राप्त हुआ था। ट्रांग लेक येन पहली नहीं थी।
नहीं वह आखिरी होगी। इसलिए इस समय सम्राट को उसकी कोई चिंता नहीं थी, और इससे भी अधिक उसने उस पर अपना मन और ऊर्जा बर्बाद नहीं की। पुण्यवानों को बुलाओ कि आओ। रानी ने अपना सिर उठाया और देखा कि ट्रांग लैक सादे कपड़े और साधारण आभूषण पहने हुए तेजी से प्रवेश कर रही है। उसके कदम अस्तव्यस्त थे, मानो वह यह देखने में पूरी तरह विफल रही हो कि अभी क्या हुआ था। आपकी उपपत्नी महाराज और महाराज को नमस्कार करती है। ट्रांग लैक दोनों का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन वह पूरे रास्ते में नपुंसक के चेहरे पर बने गंभीर भाव से अंदाजा लगा सकती थी कि आज जो कुछ हुआ वह निश्चित रूप से आसान नहीं था। महाराज, आप पूछिए, मैं बस सुनूंगा। फोंग कैन ने बोलना समाप्त किया, अपनी आंखें बंद की और आराम किया। महारानी ने सम्राट की ओर देखा और फिर ट्रांग लैक की ओर मुड़ी। एक तरफ खड़े हिजड़े के हाथ में थाली की ओर इशारा करते हुए पूछा, च्यू हियन डोंग, देखो और देखो कि क्या तुम इस चीज को पहचानते हो। ट्रांग लैक ने ट्रे को देखा और उस पर कपड़े का एक झुर्रीदार टुकड़ा देखा। कपड़े पर कुछ रेखाएं थी जो मोर की पूंछ जैसी दिख रही थी, बिल्कुल उस मोर की पूंछ जैसी जो उस दिन अपने पेगासस के साथ भाग गया था। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर उसने कुछ अंतर देखा। कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा खींची गई चीज को पहचानने में विफल नहीं हो सकता था, इसलिए बस कुछ नजरों के बाद ट्रांग लैक को पता चल गया कि यह उसकी पतंग की नकल मात्र थी। महाराज, यह पेंटिंग में मोर की पूंछ लगती है। यह वास्तव में मोर की पेंटिंग की पूंछ है। मुझे लगता है कि यह पेंटिंग आपकी पेंटिंग से काफी मिलती जुलती है। जब लोगों ने लेडी डीप की खोज की, तो कपड़े का यह टुकड़ा उसकी शर्ट में छिपा हुआ था। आपको ऐसा क्यों लगता है? रानी ने चाय की चुस्की ली और ट्रांग लैक के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने लगी। महाराज, हालांकि यह पेंटिंग उस पतंग पर बनी पेंटिंग से बहुत मिलती जुलती है जिसे मैंने कुछ दिन पहले उड़ाया था, लेकिन उस पतंग को बाद में मैंने उड़ा दिया था। मुझे सच में नहीं पता कि वह कहाँ गिरी। इसके अलावा कपड़े के इस टुकड़े पर बनी पेंटिंग मेरी पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांग लैक को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या यह हो सकता है कि सिर्फ कपड़े के एक टुकड़े के आधार पर उसने गंदे पानी का कटोरा अपने सिर पर डालने की योजना बनाई हो? महारानी ने वास्तव में बिना किसी आधार के ऐसा किया। महारानी ने ट्रांग लैक की ओर देखा, बिना कुछ और बताए बस अपना हाथ हिलाया। एक महल की नौकरानी को अंदर लाया गया। ट्रांग लैक ने अपना सिर झुकाकर देखा। यह लेडी डीप के नजदीक महल की नौकरानियों में से एक थी। गुलाम बिच डैम सम्राट, महारानी और पुण्य महिला चियो को नमस्कार करता है। इस समय इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी भी लेडी डीप के साथ सेवा कर रहे हैं। मुझे बताइए कि लेडी डीप के जीवित रहते हुए आखिरी दिन क्या हुआ था। रानी ने चाय का घूंट लिया। उनकी आवाज शांत थी, जैसे कि वह भोजन कर रही हों और किसी मृत व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रही हों। महाराज, कुछ दिन पहले मैंने आंगन में एक पतंग उठाई थी। मुझे नहीं पता कि यह किसकी है। दास मालिक ने कहा, अगर किसी को महल में पतंग उड़ाने की इजाजत है तो यह एक मालिक ही होगा, जिसने दास को पतंग को दूर रखने के लिए कहा था। कल लेडी झाओक्सियन के महल में एक हिजड़ा आया और उसने पूछा कि क्या उसने मोर पतंग देखी है। मालिक ने तुरंत नौकर को आदेश दिया कि जाकर पतंग ले आओ। अप्रत्याशित रूप से पतंग को कई जगहों पर चूहों ने कुतर दिया था और उसकी पूंछ भी कुतर दी थी। उस समय कुलीन महिला चिएउ हियन दुंग के महल में नौकर खुश नहीं था। उसने कुछ नाराजगी भरे शब्द कहे और फेंकी गई पतंग को वापस नहीं लिया। बिच डैम की आंखें लाल हो गईं। वह रानी की ओर मुड़ी, कठोर प्रणाम किया और कहा, इस नौकर को उम्मीद नहीं थी कि कल रात मालिक तुरंत चले जाएंगे।
मैं आपसे अपराधी का पता लगाने और इस नौकर के मालिक को न्याय दिलाने की विनती करती हूँ। ट्रांग लेक येन ने बातचीत पूरी की और आगे बोला, महाराज, कृपया स्पष्ट रहें। कल मैंने पतंग की तलाश करने के लिए किसी को नहीं भेजा था। इसके अलावा इसके अलावा पतंग तो पहले ही उड़ चुकी थी। मुझे उसे खोजने का क्या मतलब है? यद्यपि यह उपपत्नी उसे ढूंढना चाहती थी, फिर भी उसने कहीं और क्यों नहीं पूछा, बल्कि केवल तिन्हथु कैक के पास ही आई। क्या वह पुण्यात्मा महिला मेरे स्वामी से घृणा नहीं करती, क्योंकि उसी के कारण उसे अपना बच्चा खोना पड़ा? अन्यथा शांगशी ब्यूरो ने हमारे जिंगक्यू भोजन को भी क्यों काट दिया? आपकी महारानी पतंग वापस लेने नहीं आईं, वह सिर्फ मेरे मालिक का अपमान करना चाहती थी। बिच डैम ने घृणा से ट्रांग लेक येन को देखा। कल रात अगर मालिक उस पतंग को ठीक करने के लिए पूरी रात जागना नहीं चाहता था, तो उसे अचानक नुकसान कैसे हो सकता है? यदि इस मामले का आपके महाराज से कोई संबंध नहीं है, तो स्वामी को उस कपड़े का टुकड़ा क्यों छुपाना पड़ा? ट्रांग लेक येन पीआर में काम करती थी, इसलिए जाहिर है कि उसे दूसरे लोगों के चेहरे के भावों को देखने का ज्ञान था। इस महल की नौकरानी बिच डैम की उसके प्रति नफरत झूठी नहीं थी, तो कल तिन्हथु कैक के पास जो नौकर आया था वह कौन था? ट्रांग लेक येन का चेहरा समय के साथ पीला पड़ गया। हालांकि मैं लेडी डीप से नफरत करती हूँ, क्योंकि उसने मेरा गर्भपात करा दिया, लेकिन मुझ में ऐसा जघन्य काम करने की हिम्मत नहीं है। ऐसा कहकर वह सम्राट और महारानी की ओर मुड़ी और बोली, मैं महाराज और महारानी से विनती करती हूँ कि इस मामले पर स्पष्ट रूप से विचार करें। दोनों पक्ष सोचते हैं कि वे सही हैं। मैं अपना निर्णय स्वयं नहीं लूंगी। महारानी ने ट्रांग लेक येन की ओर देखा। आपको इस मामले पर संदेह है? यदि आप कहते हैं कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो आपको ऐसा कारण बताना होगा जिससे लोग आश्वस्त हो सकें। ट्रांग लेक येन ने सम्राट की ओर देखा, जो अपनी आंखें बंद कर रहा था, मानो लंबे समय से झिझक रहा हो, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। यह पेंटिंग मेरी नहीं है। कल मैंने भी पतंग की तलाश में किसी को नहीं भेजा था। कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। रानी कहने ही वाली थी कि यदि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना भी चाहे तो उन्हें सबूत देना होगा। तभी अचानक सम्राट, जो आंखें बंद किए हुए मौन थे, बोल पड़े। अगर झाओ जियानरोंग ने कहा कि उसे फंसाया गया था और इस महल की नौकरानी ने कहा कि झाओ जियानरोंग के महल में हिजड़े पूछने आए थे। फेंग जिन ने मेज पर अपनी तर्जनी को टैप किया। शीहे पैलेस के सभी हिजड़ों को बाहरी आंगन में ले आओ। इस महल की नौकरानी को व्यक्ति की पहचान करने के लिए बाहर आने दो, फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर सम्राट ने ऐसा कहा होता तो किसी को भी संकोच या आपत्ति करने की हिम्मत नहीं होती। इसके तुरंत बाद शीहे पैलेस के सभी नपुंसकों को बी टैन की पुष्टि के लिए जिंगयांग पैलेस के प्रांगण में लाया गया। बी टैन ने कुछ बार ध्यान से देखा, लेकिन फिर भी वह उन दो नपुंसकों को नहीं ढूंढ पाई जो आए थे। अंत में उसके पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वे दो नपुंसक इन लोगों में नहीं थे। क्या यह हो सकता है कि वास्तव में कोई है जो झाओक्सियनरोंग को नुकसान पहुंचाना चाहता है? रानी आश्चर्यचकित दिखी। महाराज, भले ही यह सच हो कि यहाँ कोई भी नहीं है, क्या लेडी झाओ यह गारंटी दे सकती है कि वह ऐसा करने के लिए किसी अन्य हिजड़े को नहीं भेजेगी? बी टैन सम्राट और महारानी की ओर मुड़ी और इतनी जोर से झुकी कि उसके माथे से खून बहने लगा। सम्राट ने हमेशा महारानी का पक्ष लिया है। हरम में अनगिनत नौकर हैं जो महारानी को खुश करना चाहते हैं। यह नौकर वास्तव में किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो आकर पतंग मांगना चाहेगा। यदि यह लेडी झाओक्सियन नहीं थी जिसने इस नौकर के मालिक को नुकसान पहुंचाया, तो मालिक ने मरने से पहले उस पतंग की पूंछ का टुकड़ा क्यों छुपाया? उपपत्नी थुक आ गई है, उपपत्नी हियन आ गई है, उपपत्नी निन्ह आ गई है। फोंग कैन ने हिजड़े की रिपोर्ट सुनी, अपनी आंखें खोलीं
और रानी की ओर देखा। वे यहाँ क्यों हैं? महाराज, मुझे लगता है कि ये 3 लोग महल में सब कुछ संभालने में मेरी मदद कर रहे हैं। यह एक बड़ा मामला है। एक और व्यक्ति को जोड़ने का मतलब है एक और विचार जोड़ना। रानी मुस्कुराई। फोंग कैन ने और कुछ नहीं कहा। जब उसने तीनों लोगों को अंदर आते देखा तो उसने बस उन्हें ठंडे दिमाग से माफ कर दिया और अपनी आंखों के सामने स्थिति पर विचार करना जारी रखा। महाराज, यह बहुत गंभीर मामला है। क्यों न हम इसकी धीरे धीरे जांच करें? कुलीन पत्नी हियन ने कहा। हम चियू हियन डोंग को असली अपराधी का दोष नहीं लेने दे सकते, लेकिन हम कुलीन पत्नी डीप को भी अन्यायपूर्ण तरीके से मरने नहीं दे सकते। महाराज, नोबल कंसोर्ट हियन ने जो कहा वह सही है। आप देखिए। महारानी ने सम्राट की ओर देखा, उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में। मैंने पहले भी कहा है, इस मामले को महारानी द्वारा निपटाया जाएगा। फोंग कैन ने रानी की ओर देखा, फिर कमरे के बीच में खड़े ट्रांग लैक येन के पीले चेहरे को देखा। लेकिन हमें इस मामले की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। महारानी ने सम्राट को प्रणाम किया और कहा, झाओ जियानरोंग पूरी तरह से साबित नहीं कर सकती कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, और यह मामला भी स्पष्ट रूप से नहीं बताता है कि यह झाओ जियानरोंग से संबंधित है। इसलिए इस मामले की स्पष्ट रूप से जांच होने से पहले झाओ जियानरोंग को अस्थायी रूप से सम्राट की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक प्रतीक्षा करें, फिर वह पूरे दिल से सम्राट की सेवा करना जारी रखेगी। वैसे भी यदि आपके मन में अभी भी अन्य चीजें हैं तो सम्राट की सेवा पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा। अपनी बात समाप्त करके रानी ने थोक हियन और निन्ह की ओर देखा और पूछा, आप क्या सोचते हैं? चूंकि महारानी ने ऐसा कहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस उपपत्नी की कोई राय नहीं है। शाही उपपत्नी थुक ने ट्रांग लैक येन की ओर देखा। शाही उपपत्नी डाइप के कारण हुए गर्भपात के बाद से शाही उपपत्नी चियो की हालत बहुत अच्छी नहीं रही है। अधिक आराम करना अच्छा है। इस बात पर जोर क्यों दिया जा रहा है कि लेडी डीप के कारण उसका गर्भपात हुआ? ट्रांग लैक येन ने अपना सिर नीचे कर लिया। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह दीप क्वी नहान से नफरत करती है, इसलिए वह लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है? फोंग कैन ने चुपचाप रानी और तीनों रखैलों को देखा, फिर अपनी नजरें ट्रांग लैक येन पर घुमाईं। अंततः उसकी नजर उसके थोड़े लाल और सूजे हुए हाथों पर पड़ी। यह अच्छा है कि चियू हियन डुंग कुछ दिन आराम कर रही है। अब उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट जाता है। फोंग कैन खड़ा हुआ। मैं महल वापस आऊंगा। महाराज को इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए। रानी का दिल धड़क उठा। वह सम्राट की पीठ की ओर देखने के लिए झुकी। महाराज का क्या मतलब था? काना ओंग महल से निकलकर ट्रांग लाक येन पालकी पर बैठे हुए नीले आसमान की ओर देख रहे थे। जो व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसने सोचा कि वह सम्राट के साथ उड़ाई गई पतंग को पसंद करेगी, इसलिए उसने आज जो किया वह हुआ। दुर्भाग्य से इस व्यक्ति ने निश्चित रूप से सम्राट द्वारा पतंग की डोर काटते समय कही गई बातों का पालन नहीं किया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो गुप्त रूप से सम्राट से प्यार करता था। बेशक वह उम्मीद करेगी कि पेगासस और मोर एक साथ आजाद हो जाए। उन्हें उठाने का क्या मतलब है? उस समय सम्राट वहां मौजूद थे, इसलिए वह नहीं कह सकी जो सम्राट ने उस दिन कहा था, इसलिए वह चुप रही, स्वयं को उचित ठहराने में असमर्थ रही। लेकिन सम्राट की चुप्पी का क्या मतलब है? उसे विश्वास नहीं हुआ कि सम्राट को उस दिन की स्थिति याद नहीं थी। तो फिर वह चुप क्यों था? महाराज, चिंता मत करो। सम्राट ने जाते समय आपको सांत्वना दी थी। वह निश्चित रूप से आप पर भरोसा करता है। ट्रांग लैक येन को सिर झुकाएं और कुछ न बोलते देख
वान टीच के पास सांत्वना के कुछ शब्द कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे पता है, ट्रांग लेकयेन ने आह भरते हुए कहा। हालांकि लेडी डीप को फंसाए जाने का मामला किसी और ने मुझ पर थोप दिया है। मुझे आश्चर्य है कि रानी माँ क्या सोचेंगी। वह अनजाने में सड़क के किनारे गुलाबी दीवार और नीली टाइलों को देखती रही। आखिर कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था? सालों पहले दाउन गोक में हुई घटना से लेकर लोटस पॉन्ड में हुई घटना और अब लेडी दीप के साथ हुई घटना तक, हर घटना में कोई न कोई उसे कोने में धकेलना चाहता था। इस हरम में कौन उससे इतनी नफरत करता है? लेडी डिप की हत्या की घटना को आधा महीना बीत चुका था, लेकिन अभी भी मामले का कोई सुराग नहीं मिला था। हाय हुआ महल धीरे धीरे वीरान और वीरान होता जा रहा था। यहाँ तक कि महल की नौकरानियों और यमदूतों को भी अक्सर दूसरे महलों से लोग काम में मदद के लिए बुलाते थे। आधे महीने से भी कम समय में इतना कुछ बदल गया था कि ट्रांग लेकयेन आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। हरम जैसी जगह में लोगों के मुखौटे बहुत जल्दी बदल जाते थे। वे अपना पूरा दिल और आत्मा दूसरों की चापलूसी करने और उन पर अत्याचार करने में लगाते थे। कुछ चीजें ऐसी थी जो लोगों के लिए पहल करने के लिए उपयुक्त नहीं थी, और बेशक बस बैठकर मौत का इंतजार करना और भी अनुपयुक्त था। इसलिए एक असामान्य शॉर्टकट खोजना सबसे प्रभावी था। ट्रांग लेकयेन कभी भी मरने के इंतजार में नहीं बैठना चाहती थी। नहीं, वह बिना सोचे समझे हमला करने वाली व्यक्ति थी। इसलिए जब वह ऐसा करती थी तो वह ताकत और निश्चितता दोनों के साथ हमला करती थी। रात पानी की तरह ठंडी थी। कमल के तालाब की सतह पर शांति थी। पूर्णिमा नीचे तक चमक रही थी। हल्की हवा बह रही थी। पानी की सतह पर चांद हवा के साथ बह रहा था। दृश्य वास्तव में काव्यात्मक था। इस समय अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। चांदनी हिंसक रूप से हिल गई, फिर हजारों चमकदार चांदी के टुकड़ों में टूट गई। लोग कहाँ हैं? कुलीन महिला झाओ जियान रोंग पानी में गिर गईं। जल्दी जल्दी नीचे आओ और लोगों को बचाओ। आधी रात हो चुकी थी। फोंग कैन थिएन क्वी नहान के बगल में बिस्तर पर लेटा हुआ था और झपकी ले रहा था। अचानक उसने बाहर शोरगुल सुना। उसने भौहें सिकोड़ी और आंखें खोलकर पूछा, बाहर इतना शोर क्यों है? महाराज, बाहर ही हुआ महल का प्रभारी एक हिजड़ा आपसे मुलाकात करने के लिए खड़ा है। काओ डुक ट्रुंग ने पर्दे के बाहर खड़े होकर जवाब दिया। यह नौकर देखता है कि प्रभारी नपुंसक बहुत चिंतित लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बड़ा हुआ है। यह सुनकर फोंग कैन उठ बैठा। उसके बगल में लेटा थायन क्वी नहान भी उठ खड़ा हुआ। घबराकर उसे एक लबादा ओढ़ाते हुए बोला, महाराज, यह तो पहले से ही टाई का समय है। आप प्रभारी नपुंसक को बुलाकर क्यों नहीं पूछते कि क्या हुआ? बाहर बहुत ठंड है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर कोई काम न होता तो हाय हुआ महल के नौकर आधी रात को मुझसे मिलने नहीं आते। फोंग कैन ने नौकरों को अपने कपड़े बदलने देने के लिए खड़े होकर काओ डुक ट्रुंग को पालकी तैयार करने के लिए कहा। थीन क्वी नहान ने सम्राट की हरकतें देखी। उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। फिर वह जल्दी से फोंग कैन को उसके कपड़े पहनाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसने उसे दूर कर दिया। नौकरों को यह करने दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा है कि आपको उससे कोई काम करवाने की आवश्यकता नहीं है या फिर आप सोचते हैं कि वह आपकी उतनी अच्छी तरह सेवा नहीं कर सकती जितनी अन्य दासियां कर सकती हैं? यह देखकर कि सम्राट ने पलक झपकते ही अपने कपड़े बदल लिए थे, लेडी थीन थोड़ा झिझकी। फिर सम्राट के पीछे पीछे बाहरी कमरे में चली गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक थोड़ा मोटा हिजड़ा जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। उसके बाल अस्त व्यस्त तरीके से बंधे हुए हैं। उसके कपड़ों का किनारा अभी भी कीचड़ से सना हुआ है। शायद वह यहाँ भागकर आया है। महाराज, उसके साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है।
कृपया उसकी मदद करें। फुक बाओ ने अभी कुछ शब्द कहे ही थे कि सम्राट ने उन्हें बीच में रोक दिया। चलिए, चलते चलते इस बारे में बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह कोई छोटी बात है। फोंग कैन के कदम एक पल के लिए रुके, फिर बाहर की ओर चल पड़े। फुक बाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे भागा। बताओ, क्या बात है? फोंग कैन अंधेरे में पालकी पर बैठा था, उसका ठंडा, भावहीन चेहरा गंभीर दिख रहा था। महारानी, पिछली कुछ रातों से महारानी को कमल के तालाब के किनारे बैठना अच्छा लग रहा है। आज रात थिनर ट्रुक और वैंटिच मार्क्विस वहां है। महारानी ने कहा कि उन्हें थोड़ी भूख लगी है, इसलिए लड़कियां महारानी के लिए नाश्ता बनाने चली गईं। जैसे ही थिनर ट्रुक चली गई, वैंटिच ने चाय का प्याला टूटने की आवाज सुनी। उसे लगा कि मिस थिनर ट्रुक ने ही प्याला गिराया है, इसलिए वह देखने गई कि क्या गड़बड़ है। किसने सोचा होगा कि कुछ ही पलों बाद उसे किसी के पानी में गिरने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर देखने गया और पाया कि उसका मालिक झील में गिर गया था। फुक बाओ ने सांस फूलते हुए विस्तार से बताया, अगर मुझे सही से याद है तो लेडी चियू पहले से ही तैरना जानती है, इसलिए अगर वह पानी में गिर भी जाती है तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? फोंग कैन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या यह हो सकता है कि ट्रांग लेक येन भी कड़वे मांस की रणनीति का उपयोग करना चाहता हो? यह सच है कि महारानी तैरना जानती है, लेकिन किसी ने उनके सिर पर चोट मारी और वे झील में गिर गईं। शाही चिकित्सक ने कहा कि सौभाग्य से महारानी का घाव थोड़ा सा खिसक गया था, इसलिए उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। शायद उस समय आपकी महारानी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा बचाव किया, लेकिन फिर भी बच नहीं सकीं। इसीलिए फुक बाओ ने गला रुंधते हुए कहा, जब नौकरों ने आपकी महारानी को बचाया तो आपकी महारानी पहले से ही बेहोश थीं। झील का पानी बड़े बड़े धब्बों में लाल था और अब तक आपकी महारानी अभी भी नहीं जागी है। कौन इतना साहसी है? फोंग कैन पीला पड़ गया। तुम गुलाम हो, तुम अपने मालिक की अच्छी तरह से सेवा क्यों नहीं करते? फुक बाओ का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन अंत में वह बस माफी मांगता रहा। काओ डुक ट्रूंग, जो उसके बगल में चल रहा था, ने कुछ असामान्य देखा। हाय होआ महल में इतनी बड़ी घटना घटी। महल के प्रभारी फुक बाओ महल में रहकर बड़ी घटना की अध्यक्षता क्यों नहीं कर रहे थे, बल्कि खबर देने के लिए दौड़े थे। समूह शीघ्रता से हाय होआ महल की ओर चला गया। दरवाजे पर पहरा दे रहे हिजड़े ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। वह जल्दी से घुटनों के बल झुककर सलाम करने लगा। फोंग कैन पालकी से उतरा, महल में चला गया। उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। उसे हाय हुआ महल में आए अभी आधा महीना ही हुआ था। यह जगह इतनी वीरान क्यों हो गई थी? मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही यह भावना और भी स्पष्ट हो गई। हालांकि शीहे पैलेस कोई बड़ा महल नहीं था, फिर भी वहां काफी संख्या में किन्नर और नौकरानियां थीं। आज मालिक के यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम था, तो मैंने सिर्फ कुछ नौकरों को ही उनकी सेवा के लिए आते जाते क्यों देखा। शयन कक्ष के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे छोटे से हिजड़े ने सम्राट को आते देखा और तुरंत प्रसन्नतापूर्वक घोषणा की, सम्राट आ गए हैं। फोंग कैन ने भीतरी कमरे में प्रवेश किया और देखा कि केवल थिनर ट्रुक और वानटिच बिस्तर के पास सेवा कर रहे थे, जबकि एकमात्र शाही चिकित्सक जो नाड़ी लेने और घाव का इलाज करने आया था, वह एक बूढ़ा शाही चिकित्सक था, शाही चिकित्सक माओ। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने गुस्से से कहा, क्या बाकी सभी नौकर मर गए हैं? चियू हियन दुंग के सामने इतनी बड़ी समस्या थी, उसकी नाड़ी जांचने के लिए केवल एक शाही चिकित्सक ही क्यों था? ड्यूटी पर तैनात शाही चिकित्सक कहाँ है? यह नौकर पूछने के लिए शाही अस्पताल गया।
अस्पताल के जज ने कहा कि आज ड्यूटी पर मौजूद शाही चिकित्सक सभी दूसरे मालिकों की नाड़ी जांचने गए हैं। बाद में यह नौकर शाही चिकित्सक माओ से मिला जो अभी अभी महल में दाखिल हुआ था। हालांकि आज यह उसकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि यह नौकर जल्दी में था, इसलिए उसने मालिक की नाड़ी जांचने के लिए इस नौकर का पीछा किया। वान टिच की आंखें लाल हो गईं। वह घुटनों के बल बैठ गई और जवाब दिया, बाकी गुलाम कहाँ हैं? फोंग कैन कुर्सी पर बैठ गया, मेज पर रखे चाय के बर्तन को छुआ, उसे ठंडा पाया। गुस्से में चाय के बर्तन को जमीन पर पटक दिया। चीनी मिट्टी के टुकड़े पूरे फर्श पर उड़ गए। महाराज, अन्य महलों के प्रभारी यमदूतों ने कहा है कि स्वामी को आज सम्राट की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है और महल में करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को बुला लिया है। वान टीच की आवाज में गुस्सा और दुख झलक रहा था। तो अब महल में केवल कुछ ही नौकर चाकर रह गए हैं। मुझे सचमुच नहीं पता था, लेकिन अन्य महलों में नौकरों की कमी है। फोंग कैन ने काओ डुक ट्रुंग की ओर मुड़कर कहा, काओ डुक ट्रुंग, आप इंपीरियल अस्पताल जाइए और खुद किसी को आमंत्रित कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि ये शाही चिकित्सक कितने व्यस्त रहते हैं। शाही अस्पताल के न्यायाधीश को उम्मीद नहीं थी कि सम्राट का मुख्य खोजी लेडी झाओ के मामले के कारण खुद शाही अस्पताल आएगा। उसे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मूल रूप से नोबल लेडी ये महारानी डोवगर की पोती थी, इसलिए उन्होंने लेडी झाओ के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। कौन सोच सकता था कि लेडी झाओ का बैज पहले ही रद्द कर दिया गया था और वह लेडी ये को नुकसान पहुंचाने के मामले में भी शामिल थी, लेकिन फिर भी सम्राट द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाता था। सम्राट के गुस्से के बारे में सोचते हुए जज के पैर कांपने लगे और उसने जल्दी से शाही चिकित्सक को बुलाया जो महिला की हड्डी और त्वचा की चोटों का इलाज करने में जानकार था, जो अभी भी ड्यूटी पर था, और वे एक साथ शीहे पैलेस की ओर भागे। फेंग जिन ने ठंडे मन से शाही चिकित्सकों को अपने सामने घुटने टेकते हुए देखा और उनके बगल में गर्म चाय का प्याला पटक दिया। आप अभी भी किस लिए घुटने टेक रहे हैं? आप जल्दी से लेडी झाओ की नब्ज क्यों नहीं देखते? शाही चिकित्सक उसकी नाड़ी जांचने के लिए दौड़े। चियू हियन डुंग के पीले चेहरे और सिर पर अभी भी बह रहे घाव को देखकर सभी ने राहत की सांस ली। हत्यारा स्पष्ट रूप से चियू हियन डुंग की जान लेना चाहता था। सौभाग्य से घाव थोड़ा सा गलत था, इसलिए वह अपनी जान बचाने में सफल रही। लगभग एक अगरबत्ती के बराबर समय के बाद शाही चिकित्सकों ने गंभीर चेहरे के साथ घुटनों के बल बैठकर फोंग कैन को रिपोर्ट दी। महामहिम को रिपोर्ट करते हुए, चियू हियन डुंग की चोटें वास्तव में खतरनाक हैं। उसके सिर के पीछे का घाव बहुत जोरदार प्रहार से हुआ होगा। अगर यह थोड़ा और गलत होता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। मैं आप लोगों को ये बेकार शब्द कहते हुए नहीं सुनना चाहता, बस जो दवाई आप चाहते हैं ले लो। फोंग कैन ने चाय का कप लिया जो काओ डुक ट्रुंग ने पेश किया। अनिच्छा से एक घूंट लिया, भौहें सिकोड़ी और पूछा, यह किस तरह की चाय है? काओ डुक ट्रुंग ने चाय बनाने वाले थिनहट्रुज की ओर देखा। महाराज, हाल ही में सेंट्रल पैलेस ने कहा है कि नई चाय की कमी है, इसलिए यहाँ केवल पुरानी चाय ही वितरित की जा रही है। थिनहट्रुग घुटनों के बल बैठ गया। यह महल की सबसे अच्छी चाय है, कृपया मुझे माफ करें महाराज। अच्छा, बहुत अच्छा। फोंग कैन ने चाय का कप मेज पर पटक दिया। कोई रानी को मेरे लिए यहाँ बुलाओ। कैना उंग महल में महारानी ने सुना कि चियो हियन डुंग गंभीर रूप से घायल हो गया है और कमल के तालाब में गिर गया है। उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसने अपनी दासी को कपड़े बदलने दिए, सम्राट का संदेश देने वाला नपुंसक आ गया। पालकी पर बैठी महारानी ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाई कि कोई अचानक चियो हियन डुंग को मौत के घाट क्यों उतारना चाहता है। अब दीप क्वी नहान की मौत के कारण की जांच किए बिना ही
वह जान गई थी कि चिएऊ हिएन-डुंग को किसी और ने नुकसान पहुंचाया था। वर्तमान भर्ती कैसी है? रानी ने अपना सिर झुकाया और पालकी के पास संदेश दे रहे हिजड़े से पूछा। महाराज, शाही चिकित्सक ने अभी अभी कहा है कि घाव बहुत खतरनाक है। अगर घाव थोड़ा भी नहीं खिसकता तो लेडी झाओ की जान जाने का खतरा हो सकता था। महारानी का चेहरा बदल गया। अगर ऐसा होता तो मुझे डर है कि सम्राट अभी क्रोधित हो जाते। संदेश देने वाला नपुंसक भी महारानी की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, जब सम्राट शीहे महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महल में केवल कुछ ही नौकर थे और उनकी नाड़ी लेने वाला एकमात्र शाही चिकित्सक माओ था। इसलिए वह तुरंत क्रोधित हो गया और नपुंसक गांव को शाही अस्पताल में जाकर शाही चिकित्सक को आमंत्रित करने का आदेश दिया। अभी अभी इस नौकर ने देखा, चिएऊ हिएन-डुंग गंभीर रूप से घायल हो गया था। यहाँ तक कि तकिया और कंबल भी खून से लथपथ थे। मुझे डर है कि इस बार चोट बहुत गंभीर है। रानी ने सिर हिलाया। हरम में शक्तिशाली को बढ़ावा देना और कमजोर को कुचलना सामान्य बात है। शायद इन लोगों ने ट्रांग लेक येन का कार्ड सम्राट के सामने ही निकलते हुए देखा था, जिसका मतलब था कि वह दूसरी बार पक्ष से बाहर हो गई थी। कौन जानता था कि सम्राट को अभी भी उसकी याद आती है? कल तक प्रतीक्षा करें। जो लोग दासों को उधार लेते हैं और चिएऊ हिएन-डुंग के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें सम्राट के क्रोध का सामना करने के लिए इंतजार करना होगा। हे यू, किसी को जांच के लिए भेजो। अगर कोई महल का नौकर आज रात शीहे पैलेस के पास आया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि महल का कौन सा नौकर है। हमें स्पष्ट रूप से जांच करनी चाहिए। रानी ने अपना मूड ठीक किया। चिएऊ हिएन-डुंग के सामने इतनी बड़ी समस्या आ गई है, हम अपराधी को भागने नहीं दे सकते। हाँ महाराज। होआन घोक ने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या सम्राट इस मामले के कारण रानी पर अपना गुस्सा निकालेंगे। जब रानी हाय होआ महल में पहुंची तो उसने एक परिचित दिखने वाली महल की नौकरानी को पतला खून से भरा एक कटोरा लेकर बाहर आते देखा। वह रुक गई। दास महारानी को नमस्कार करता है। थिना ट्रुक ने रानी को देखा, जल्दी से झुक गया और रानी को खून की गंध से बचाने के लिए बेसिन को एक तरफ उठा दिया। कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। आपकी महारानी कैसी है? महारानी को कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। भले ही ट्रांग लेक येन सम्राट के दिल में कोई स्थान रखता हो या नहीं, ऐसा कुछ होने देना महारानी की गलती है। महाराज, महामहिम अभी भी कोमा में है। शाही चिकित्सक ने कहा कि सौभाग्य से उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। उनका खून बस बहुत ज्यादा बह गया है, लेकिन वे ज्यादा तेज दवा नहीं ले सकती। वे धीरे धीरे ही ठीक हो सकती हैं। थिना ट्रुक की आंखें लाल हो गईं। मैं रानी से विनती करता हूँ कि वे अपराधी को अवश्य खोजें। रानी के चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। यह महल चिएऊ हिएन-डुंग को अवश्य न्याय देगा। आप अपना काम करें। यह देखकर कि थिना ट्रुक पीछे हट गया था, महारानी की अभिव्यक्ति फिर से गंभीर हो गई। बेसिन में बहुत सारा खून था। यह आशंका थी कि हत्यारा ट्रांग लेक येन को मौत के मुंह में धकेलना चाहता था। शायद ट्रांग लेक येन ने समय रहते इसका पता लगा लिया और मौत से बच गई। ट्रांग लेक येन से जुड़ी हाल की घटनाओं और इस तथ्य के बारे में सोचना कि ऐसे लोग थे जो स्पष्ट रूप से उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, यहाँ तक कि इसमें काफी लोग शामिल थे, यह वास्तव में भ्रमित करने वाला था। ट्रांग लेक येन के लिए आखिर इतनी गहरी नफरत किसको थी? महाराज, रानी आ गई है। फोंग कैन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, उसे अंदर आने दो और साथ ही दो महान उपपत्नियों और निन्हफी को भी आमंत्रित करो। जैसे ही रानी ने भीतरी कमरे में प्रवेश किया, उसे जड़ी बूटियों की खुशबू महसूस हुई, जिसमें खून की हल्की गंध भी मिली हुई थी। सम्राट को प्रणाम करने के बाद
उसने ध्यान से बिस्तर पर लेटे हुए ट्रांग लैक येन को देखा। उसकी भौहें थोड़ी सी फड़क रही थी। ट्रांग लैक येन की त्वचा पहले गोरी थी, लेकिन अब बहुत अधिक खून बह जाने के कारण उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, मानो एक ही तेज सांस उसे गायब करने के लिए काफी होगी। महाराज, लेडी चियू इस स्थिति में कैसे पहुंची? रानी ने गहरी सांस ली और अविश्वास से अपनी आंखें बड़ी कर ली। तुम्हें नहीं पता? मुझे कैसे पता चलेगा? फोंग कैन ने अपने हाथ में चाय का कप एक तरफ धकेल दिया। जाहिर तौर पर उस समय वह असहज महसूस कर रहा था। खान ने कहा कि चियू हियन डोंग का कार्ड वापस ले ले, ताकि वह ठीक हो जाए। हाल ही में मैं दरबारी मामलों में व्यस्त रहा हूँ। शायद ही कभी हरम में आ पाया हूँ। किसने सोचा होगा कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी? चियू हियन डोंग का अनुपात कहाँ है? महल के दास कहाँ हैं? क्या यह संभव है कि महल में एक गुणी महिला के पास केवल कुछ नौकर हों और चाय भी पिछले साल की ही देनी पड़े? महाराज, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि ट्रुंग तिन्ह पैलेस के सेवक गुप्त रूप से ऐसा काम करने की हिम्मत करेंगे। महारानी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कुछ दिन पहले मुझे चिंता थी कि झाओ जियान रोंग अपने गर्भपात से उबर नहीं पाई है, इसलिए मैंने उसे कुछ चीजें भेजीं, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। उपपत्नी थुक आ गई है, उपपत्नी हियन आ गई है, उपपत्नी निन्ह आ गई है। महारानी ने तीनों लोगों के आने की खबर सुनी, लेकिन कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं की। वह केवल सम्राट को समझाती रही, महाराज, एक गुणी उपपत्नी की सेवा करने वाले लोगों की संख्या सीमित है। मैंने शीहे महल के किसी भी सेवक की संख्या कभी कम नहीं की है। मैं वास्तव में इस बारे में नहीं जानती। तीनों रखैले अंदर आईं और देखा कि रानी कुछ समझा रही हैं। उन्होंने बिस्तर पर बेहोश पड़ी चियू हियन डोंग को भी देखा। उसके जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं था। उन सभी को लगा कि यह एक मुश्किल मामला है। किसने सोचा होगा कि आते ही उन्हें इस तरह की बात का सामना करना पड़ेगा? तीनों लोगों ने सम्राट को अपना सम्मान देने के बाद किसी ने लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं की। वे बस खड़े होकर शाही चिकित्सक को खून से सने कपड़े के टुकड़े नीचे फेंकते हुए देख रहे थे। ट्रांग लैक येन के सिर में अभी भी चांदी की सुइयां भरी हुई थी, शायद खून बहने से रोकने के लिए। महाराज, हमने चियू हियन डुंग का खून बहना बंद कर दिया है। करीब 1 घंटे में वह जाग जाएगी, न्यायाधीश ने गंभीरता से कहा। महारानी की चोटें अत्यंत गंभीर हैं और घाव उनके सिर पर है, इसलिए भविष्य में उन्हें उत्तेजित नहीं किया जा सकता, अन्यथा उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मैं समझता हूँ, आपको सिर्फ चियू हियन डुंग के इलाज पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर कुछ भी छूट गया है तो कोई न कोई उसे आपके पास लाकर देगा। अगर चियू हियन डुंग को कुछ हो गया। फोंग कैन ने जज की तरफ ठंडे अंदाज में देखा, अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन दूसरा पक्ष पहले ही समझ गया था कि उसका क्या मतलब है। रानी ही हरम के प्रबंधन की प्रभारी हैं। आप तीनों रानी को महल के मामलों को संभालने में मदद कर रहे हैं, फिर भी इस तरह की घटना हुई। फोंग कैन ने न्यायाधीश से बात समाप्त की, फिर रानी और रखैलों की ओर मुड़ा। यदि हरम इस तरह का हो जाएगा तो मैं अभी भी दरबार के मामलों को संभालने का मन कैसे रख पाऊंगा? यह फटकार बहुत भारी थी। हरम असुरक्षित था, जिससे सम्राट राज्य के मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। यह महारानी के लिए सबसे कठोर फटकार थी। अगर सम्राट महारानी को पदच्युत करने का इरादा रखता था तो बस यह एक वाक्य पर्याप्त था। महारानी थोड़ी अस्थिर थी। उनके दिल में एक अस्पष्ट अनुमान उभरा। यह मामला शायद किसी ने एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन ध्यान से सोचा, केवल इस बार नहीं, वह समय भी था जब ट्रांग लैक येन का गर्भपात हुआ था। ट्रांग लैक येन के अलावा जिसे नुकसान पहुंचा था वह भी वही थी। यह सोचते हुए महारानी ने तीनों लोगों को देखा,
फिर सम्राट से माफी मांगने के लिए मुड़ी। वह वास्तव में ट्रांग लेक येन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे यह भी पसंद नहीं था कि दूसरे लोग उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रांग लेक येन का इस्तेमाल करें। महाराज, मैं निश्चित रूप से इस मामले की जांच करूंगा। सम्राट ने सिर हिलाया। उनकी आवाज में अधिक समझौता था। मुझे पता है कि आपको हरम का प्रबंधन करने में कठिनाई होती है। बस इस मामले की अच्छी तरह से जांच करें। अपने आप को ज्यादा दोष न दें। शाही उपपत्नी थुक ने सम्राट और महारानी की ओर देखा। उसकी नजर आखिरकार बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति पर पड़ी। जब ट्रांग लेक येन जागी तो उसे भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ। उसके दिमाग में कुछ दर्द से गूंज रहा था। थोड़ी सी भी हरकत उसे इतनी असहज महसूस करा रही थी कि उसे उल्टी आने लगी। महाराज, क्या आप जाग रहे हैं? वान टिच ने ट्रांग लेक येन को हिलते हुए देखा और जल्दी से पूछा। हिलना मत। शाही चिकित्सक ने कहा है कि आपके सिर में गंभीर चोट लगी है। इसे अपने आप मत हिलाओ। वैन टिच के शब्दों ने ट्रांग लेक येन को याद दिलाया कि अभी क्या हुआ था। पिछले कुछ दिनों में उसे पता चला था कि कोई उसे चुपके से देख रहा था, इसलिए आज वह जानबूझकर झील के किनारे टहलने चली गई ताकि वह व्यक्ति बाहर आ जाए और वह पानी में गिर जाए। वह तैरना जानती थी, इसलिए उसे झील में धकेले जाने का डर नहीं था, लेकिन इस बार दूसरा पक्ष उसे नीचे धकेलने से पहले उसे पीट-पीट कर मार डालने की चाल चल रहा था। अगर उसे पता न होता कि कोई उसके पीछे है और वह समय रहते बच जाती, तो वह खत्म हो जाती। महल के नाटकों में लोग हमेशा उसे पानी में धकेलने की चाल चलते हैं, तो फिर उसे इतना खूनी और हिंसक होने की बारी क्यों आई? तो आप जानते हैं, अनुभववाद एक दूसरे को मारता है। वह खुद को बहुत भाग्यशाली मानती है। इतनी दूर आने के बाद भी उसे कोई स्मृति हानि नहीं हुई है या वह बेवकूफ या कुछ भी नहीं बनी है। वास्तव में, यदि आप एक रोमांस उपन्यास महिला नायक बनने के लिए किस्मत में नहीं है, तो रोमांस उपन्यास महिला नायक की बीमारी न पालें। मेरे प्रिय, क्या तुम जाग रहे हो? ट्रांग लेक येन अपना सिर झुकाने ही वाली थी कि एक गर्म हाथ ने उसे नीचे दबाया। हिलना मत, मैं यहीं बैठा हूँ। उसकी आंखें बाईं और दाईं ओर घूमीं और एक चमकीला पीला रंग उसकी आंखों में समा गया। उसने थोड़ा और ऊपर देखने की कोशिश की और सम्राट का थका हुआ चेहरा देखा। यह देखकर कि वह जाग गई है, वह मुस्कुराई। सम्राट? फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन के स्तब्ध चेहरे को देखा, यह जानते हुए कि वह अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं आई है। इसलिए उसने धीरे से कहा, आपकी चोटें बहुत गंभीर हैं। आप अगले कुछ दिनों तक इधर उधर नहीं जा सकती। यह कहने के बाद उसने धीरे से ट्रांग लेक येन के पीले गालों को सहलाया। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि क्या हुआ था? मुझे ठीक से याद नहीं है। मैंने बस अपने पीछे कुछ असामान्य महसूस किया, इसलिए मैं पलटा, और जैसे ही मैंने उसके कपड़ों का एक कोना देखा, मैंने एक फुसफुसाहट सुनी। ट्रांग लेक येन ने सम्राट को असमंजस में देखा। महाराज, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या कुछ हुआ है? वह सपना नहीं देख रही है, कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। फोंग कैन ने अपना हाथ वापस खींच लिया और आह भरते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है कि वह महल की नौकरानी या हिजड़े का कपड़ा था? ऐसा लगता है कि यह महल की नौकरानी है। ट्रांग लेक येन ने बिस्तर के बगल में बैठे व्यक्ति को शून्य दृष्टि से देखा, जैसे कि वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि सम्राट उसके इतने करीब बैठा था। एक महल की नौकरानी में इतनी ताकत हो सकती है? फोंग कैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि वह एक नकली महल की नौकरानी है। महाराज, आप पूरी रात सोए नहीं हैं। अभी तीसरा पहर हो चुका है। इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं खुद को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। फोंग कैन ने काओ डुक ट्रुंग की सलाह को बीच में ही टोक दिया। उसकी आंखें
अभी भी ट्रांग लेक येन के चकित भाव पर टिकी हुई थी। हरम में कई महिलाएं थीं, लेकिन उनमें से कितनी ने उसे सिर्फ एक पुरुष, एक पति के रूप में माना? वह अभी भी ट्रांग लेक येन की भावनाओं को जानता था, हालांकि वह बहुत हैरान था कि एक भोली लड़की थी जो सिर्फ उसके कारण महल में प्रवेश करना स्वीकार करेगी। लेकिन अंत में यह केवल वह विशेष बिंदु था। आगे और पीछे सोचना, आगे और पीछे तुलना करना। यह लड़की सबसे अच्छी नहीं थी, भले ही वह उसे थोड़ा और पसंद करे। यह उस बिंदु तक नहीं था जहां वह उसे छोड़ नहीं सकता था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी लापरवाही की वजह से वह लगभग मर ही गई थी, तो उसे एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों से वह शीहे पैलेस में इस लड़की के बारे में सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके मन में कुछ अनिच्छा थी। शायद उसे किसी से सच्चा प्यार किए जाने का एहसास नहीं था, या वह एक ऐसी लड़की होने के एहसास को नहीं छोड़ सकता था जो उसके साथ एक सामान्य आदमी, एक सामान्य पति की तरह व्यवहार करती थी। कारण चाहे जो भी हो, संक्षेप में वह उसे मरने नहीं दे सकता था। गहरे और एकाकी महल में उसे अभी भी उसके लिए एक जगह छोड़नी चाहिए जहां वह थोड़ा आराम कर सके। मुझे लगता है कि महाराज अब मुझसे मिलना नहीं चाहते। ट्रांग लेक येन ने सम्राट को असमंजस में देखा। महाराज, मैंने लेडी डीप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आपको अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। फोंग कैन ने उसके लिए कंबल वापस खींच लिया। आप गंभीर रूप से घायल हैं। इन चीजों की चिंता मत करो, मुझे आप पर विश्वास है। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ भरोसा शब्द ही दूसरे व्यक्ति की आंखों में चमक लाने के लिए काफी था। फोंग कैन का दिल थोड़ा नरम हुआ। उसने जाने का विचार त्याग दिया। ट्रांग लेक येन को दवा खिलाने बैठ गया और उसे सोते हुए देखा और फिर बाहर के कमरे में चला गया। महाराज, महामहिम, हमें यह चीज कमल के तालाब के बगल में कृत्रिम चट्टान पर मिली। फोंग कैन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि इस गुलाम के हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था। हथौड़े का हैंडल थोड़ा छोटा था, लेकिन हथौड़े का शरीर बहुत बड़ा था। अगर कोई मजबूत व्यक्ति इसे अपने कपड़ों के नीचे छिपा ले तो इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे डर है कि यही कारण था कि ट्रांग लेक येन ने देखा कि हत्यारे के कपड़ों का कोना महल की नौकरानी की पोशाक जैसा लग रहा था। महारानी ने जंग लगे हथौड़े को देखा और चियू हियन डुंग के पतले फिगर के बारे में सोचा। अगर यह चीज और सटीक तरीके से लगी होती तो ट्रांग लेक येन की जान जरूर चली जाती। जहां तक उसका सवाल है, मुझे डर है कि सम्राट उससे असंतुष्ट हो जाएगा या उसे सजा भी दे देगा। तो असली हत्यारा कौन था? महारानी ने धीरे से बगल में खड़े 3 लोगों की ओर देखा।